जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुतार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। क्या आपको भी कभी किसी ने फोन करके ये कहा है कि वो पीसीडीए पेंशन या स्पर्श ऑफिस से बोल रहे हैं? क्या आपसे आधार, बैंक डिटेल, ओटीपी या पेंशन की जानकारी मांगी गई है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि रक्षा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को निशाना बनाकर एक नया फ्रॉड जो है वो तेजी से फैल रहा है। अब पीसीडीए प्रयागराज ने खुद इस पर बड़ी चेतावनी जारी की है। आखिर ये पूरा मामला क्या है? कौन सा नंबर असली है और कौन सा नंबर फर्जी है? और आप अपने पेंशन खाते को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? आइए जानते हैं ये पूरी जानकारी। ये और इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स के जवाब देखेंगे, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपने पेंशन संबंधी सवालों को शेयर किया है। तो चलिए इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत कुछ कमेंट्स के साथ करते हैं। देखिए, एक लिख रहे हैं कि ज्यादा फायदा नहीं होना है, कुछ भी नहीं होता है। देखिए, ये कमेंट्स मुझे उस वीडियो में आया है जहां पर मैंने जानकारी शेयर की थी महंगाई भत्ते को लेकर। तो देखिए, महंगाई भत्ते की अगर बात करूं तो 1 जुलाई 2026 से महंगाई भत्तों में 3% की बढ़ोतरी हुई है, जिसकी घोषणा जो है केंद्र सरकार सितंबर या अक्टूबर में कर सकती है। तो कुछ हमारा 3 या 4 महीनों का एरियर जो है वो हमारे खातों में क्रेडिट होगा। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि हमें महंगाई भत्तों का कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम पीएमआर वालों का क्या खबर है, प्लीज ये शेयर करिए। देखिए, पीएमआर वेटरन्स के लिए मैंने जानकारी कल के वीडियो में भी शेयर की थी, परसों के वीडियो में भी शेयर की थी कि इस बार यानी जुलाई महीने में सुनवाई हुई है। एफटी न्यू दिल्ली प्रिंसिपल बेंच है जो हमारा एफटी का, उसमें केंद्र सरकार ने जो रिव्यू पिटिशन दायर किया है उसमें सुनवाई हुई थी और अगली डेट जो मिली है वो 25 अगस्त की मिली है, यानी 25 अगस्त 2026 की मिली है। फिर जो भी अपडेट होगी मैं वीडियो के माध्यम से शेयर कर दूंगी। पर इस अभी जो सुनवाई हुई थी उसमें काफी लंबी सुनवाई हुई है और डिस्कशन वगैरह भी हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि जल्दी से इसका फैसला जो है हमारे पेंशनर्स के हित में आएगा। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम मैं 19 साल और 19 दिन सर्विस करके नायक टीएस से 2004 31 मार्च में पेंशन आया हूँ, क्या मुझे एसीपी मिल सकता है? देखिए, आप 2004 में रिटायर होकर आए हैं तो आपको एसीपी तो लागू है, पर क्योंकि आपके 20 साल कंप्लीट नहीं है, 19 साल और 19 दिन आपने लिखा है, यानी कम से कम 1 साल का फर्क पड़ रहा है आपको। अगर 1 साल ज्यादा होता तो आप हवलदार की पेंशन के लिए जो है या एमएससीपी एसीपी के लिए कंप्लेन दर्ज करा सकते थे, पर क्योंकि 20 साल कंप्लीट नहीं है और एसीपी में जो है 10, 20 और 30 साल का फॉर्मूला होता है, तो इसीलिए आपको जो है हवलदार की एसीपी नहीं मिल सकती है। हालांकि हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, अगर नायक रैंक में आपने 10 साल कंप्लीट कर लिए थे तो आप जरूर हवलदार के एसीपी के लिए कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। और अगर आपको याद नहीं है कि सिपाही रैंक में रहते हुए आपका जो मतलब नायक रैंक का प्रमोशन आपको कब मिला था, कौन सी साल में मिला था, तो आप सीपी ग्राम के थ्रू जो है कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। रिकॉर्ड में ये कंप्लेन जाएगी तो वो चेक वगैरह करके जो है आपको रिप्लाई कर देंगे। हो सकता है कि आपने नायक रैंक में 10 साल कंप्लीट कर लिए हो, तब आप जो है हवलदार की एसीपी के लिए जो है कार्रवाई कर सकेंगे। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम एक बात बताना, 8 पे कमीशन में अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो और बेसिक 30,000 हो तो डीआर 63%, तो पेंशन कितना होगा, जबकि 50% मर्ज होने पर प्लीज आप ये बताइए। देखिए, आप जो लिख रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92, अगर ऐसा होता है और बेसिक 30,000 है तो उसको तो हम कैलकुलेट करके देखेंगे, लेकिन आप जो बता रहे हैं यहाँ पर कि फिर 63% जो महंगाई भत्ता है उसको उसमें 60% मर्ज करके ही तो फिर फिटमेंट फैक्टर हमें मिलने वाला है। ये 1.92 या जो भी फिटमेंट फैक्टर रहा तो डीएफए 0 से शून्य होगा, शुरू होगा। अगर 8वें वेतन आयोग को लागू माना जाता है तो फिर कुछ महीनों तक जो है हमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक ही मिलेगा।
तो वेतन आयोग का जो कामकाज होता है या जिस हिसाब से हमारी सैलरी या पेंशन में बढ़ोतरी होती है, फिर हमारी नई सैलरी नई पेंशन क्या बिना डीए डीआर के शुरू होती है, इसके बारे में ना मुझे एक पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा। तो 1-2 दिन में मैं उसके बारे में जरूर से वीडियो में बात करूंगी, क्योंकि डिटेल में समझाना पड़ेगा। साथ में हमारी जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनको भी कई बार देखिए 8वें वेतन आयोग को लेकर उनके बहुत सारे सवाल होते हैं। तो 1-2 दिन रुक जाइए, इस पर डिटेल में मैं वीडियो लेकर आऊंगी। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम सुप्रभात, वायुसेना से 19 साल और 8 महीने की सेवा के बाद मैं मेडिकल बोर्ड से बाहर हो गया था। 50% विकलांगता की सिफारिश की गई और मैंने लखनऊ स्थित एएफटी में मामला उठाया। मामले का फैसला मेरे पक्ष में आया। अब मामला मंत्रालय के पास है, लेकिन विकलांगता पेंशन नहीं मिल रही है। फिलहाल मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में है। मेरे वकील अदालत जा रहे हैं और अदालत में पेश हो रहे हैं, लेकिन नहीं, वे नहीं आ रहे हैं क्योंकि मुझ में धैर्य नहीं है। मुझे अक्सर मानसिक परेशानी होती है और मेरा इलाज ठीक से नहीं हो रहा है। कृपया मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। जिन्होंने भी कमेंट किया है प्लीज मुझे कॉल करिए, मेरे नंबर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आप कॉल करिए। हमारा एक लीगल व्हाट्सएप ग्रुप है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे एडवोकेट सर भी हैं, वो आपको गाइड भी करेंगे, आपको बताएंगे भी कि आपको क्या कार्रवाई करनी है। देखिए कई बार बहुत सारे केस हमारे सामने ऐसे आते हैं जहां हमारे पेंशनर्स के पैसे फंस जाते हैं। अगर उनको केस वगैरह करना होता है, पैसे तो वो पे कर देते हैं, फिर इसके बाद फीस देने के बाद भी केस की क्या अपडेट है क्या नहीं है कुछ भी जानकारी नहीं होती है। कुछ केस में तो केस दाखिल ही नहीं होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मामले जब हमारे सामने आए थे, इसी वजह से ये लीगल ग्रुप मैंने बनाया है। तो आप मुझे प्लीज कॉल करिए, हमारे एडवोकेट सर आपसे बात करेंगे और आपको क्या आगे कार्रवाई करनी चाहिए इसके बारे में हम जरूर से बात करेंगे। चलिए अगला कमेंट है। हमारी एक फैमिली पेंशनर्स लिख रही हैं कि मैम मेरी फैमिली पेंशन हवलदार रैंक की है, आ रही है और 19 साल और 1 महीने सर्विस है। 1989 जून में रिटायर हुए थे और मेरी बेसिक पेंशन मुझे कम लग रही है और जून की पेंशन जो है 22,496 रुपए आई है। तो क्या ये सही मिल रही है, प्लीज मुझे बताइए। तो मैं पहले आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ जो आपने इसमें लिखा है। बहुत सही तरीके से मैम आपने ये कमेंट किया है। देखिए हवलदार रैंक है और 19 साल और 1 महीने की सर्विस है। OROP 3 आपको मिल रही है क्योंकि आपकी जो आप बेसिक बता रही है पेंशन पूरी बता रही है ना जून की 22,496 रुपीज, ये बिल्कुल बराबर है। अभी आपकी जो अगर मैं बेसिक की बात करूं तो 14,060 रुपए आपकी बेसिक है, उसी हिसाब से ये आपकी पूरी पेंशन इतनी बन रही है 60% महंगाई भत्तों के साथ। तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरी बात कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी बेसिक जो है वो सही नहीं आ रही तो आपको गलत लग रहा है मैम। ये बेसिक बिल्कुल सही है, मैंने पेंशन वगैरह कैलकुलेट करके बताया है और इसमें फिक्स मेडिकल अलाउंस का 1,000 रुपया नहीं जुड़ रहा, वो ध्यान रखिए। हो सकता है कि आपके पास ECHS का कार्ड हो, अगर ECHS का कार्ड नहीं है तो इसमें अतिरिक्त फिक्स मेडिकल अलाउंस का 1,000 रुपया जुड़ना चाहिए। जो 8वें वेतन आयोग में उसको 3 से 5,000 रुपए करने की मांग हुई है। तो जिनका भी फिक्स मेडिकल अलाउंस नहीं आ रहा और उनके पास मेडिकल कार्ड भी नहीं है, वो जल्दी से इस सुविधा को चालू करा लीजिए। ध्यान रखिए ताकि आपको आने वाले दिनों में कोई नुकसान ना हो। और दूसरी बात, जो हमारी ये फैमिली पेंशनर्स हैं, मैं इनसे कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। मैंने देखा है कल के वीडियो में कुछ डिपेंडेंट ही थे शायद जिन्होंने कुछ ऐसे कमेंट्स किए थे, उनमें आपने मेरा पक्ष लिया और मेरे लिए कुछ बातें लिखी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनें और मेरे सर्विस पेंशनर्स भाई इस तरीके से जो गलत कमेंट्स होता है उनका जवाब देते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें। मुझे भी लगता है कि चलिए मुझे भी अपना परिवार का एक हिस्सा समझ कर, क्योंकि हम पूरा ही डिफेंस का परिवार है। मेरे हस्बैंड भी आर्मी से रिटायर थे और जब वो रिटायर होकर आए तब मैंने सोचा था कि मैं हमारी फैमिली पेंशनर्स बहनों के लिए कुछ एक ऐसा मंच रखूं जहां से वो अपनी सवाल अपने जवाब जो है वो हमसे शेयर कर पाए। तो उसमें मैं कहीं ना कहीं कामयाब हो रही हूँ। पर आपके इस प्यार के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। लेकिन एक और रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ मैम, जो इस तरीके से गलत कमेंट्स करते हैं प्लीज हमें उन लोगों से नहीं उलझना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला कमेंट देख लेते हैं। ये लिख रहे हैं राम राम मैडम जी, हवलदार, इन्होंने अपना नाम वगैरह लिखा है। टोटल सर्विस है 17 साल 9 महीने 7 दिन और 30 जुलाई 2017 में बेसिक पेंशन इनकी 21,381 रुपए और डिसेबिलिटी वगैरह इन्होंने लिखी है। साथ ही में ये ग्रुप वगैरह भी लिख रहे हैं और पे लेवल 05 है, तो हवलदार के हिसाब से ये ठीक है। 2017 में
इनका सवाल है इंक्रीमेंट को लेकर कि एक इंक्रीमेंट इनको कम लग कर आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको सीपी ग्राम के थ्रू जो है कंप्लेन दर्ज करानी है, ताकि जो है आपके ये जो इंक्रीमेंट कम लग कर आ रहा है उसको खुद ब खुद जो है सीपी ग्राम रिकॉर्ड के पास भेज देगा। इसको लेकर कार्रवाई हो जाएगी। रिकॉर्ड से ये बात जो है पीसीडीएस फर्श के पास जाएगी और ये सही हो जाएगा। तो अब सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग मैम, केएसबी का पेमेंट जो है कब मिलेगा? तो देखिए केएसबी का पैसा जो है बहुत सारे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स का अभी भी रुका है। मैं 2024-25 की बात कर रही हूँ। अगर 2023-24 का भी नहीं आया, आपने क्लेम किया था, अप्रूव हो गया था, फिर भी नहीं आया, सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। जिनका 2024-25 का बाकी है उनको क्या करना है, केएसबी की साइट पर जाना है, क्वेरी करनी है और इसके साथ साथ थोड़ा देखना है कि आपने जो क्लेम किया था उसमें कोई किसी तरीके की क्वेरी तो नहीं आई है। अगर कोई क्वेरी नहीं आई, क्लेम अप्रूव हो गया है सक्सेसफुली, तो आप जो है एक बार कंप्लेन दर्ज करा दीजिए केएसबी की साइट पर, वो आपको जवाब जरूर से दे देंगे। और देखिए बार बार मैं केएसबी से जुड़े हुए सवाल इसलिए भी शामिल कर रही हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 2024-25 का पैसा जो है ये नहीं मिला है, तो उनको पता चले कि उनको कैसे क्या कार्रवाई करनी है। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम नमस्कार, ये एक एक्समैन के लिए फास्टैग माफ है या नहीं, लागू है या नहीं, प्लीज इसके लिए अवगत कराइए। देखिए एक सर्विसमैन को फास्टैग में पैसा देना पड़ता है, यानी टोल टैक्स का जो है पैसा देना पड़ता है, ये माफ नहीं है। हालांकि इसको मैं दुखद ही कहूंगी, वो सैनिक, वो भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के नाम समर्पित किया था, जिन्होंने अपनी जिंदगी मौत तक का नहीं सोचा, उनके लिए अगर हम टोल टैक्स भी न माफ करें तो ये देश के लिए सही नहीं रहेगा। पर अब चलिए ये एक अलग बात है, लेकिन टोल टैक्स का पैसा देना ही पड़ रहा है। इसको लेकर आने वाले दिनों में कोई लेटर्स वगैरह आएगा तो वीडियो में जरूर से शेयर कर दूंगी। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं एक बड़ी चेतावनी की जो पीसीडीए की तरफ से आई गई है, यानी पीसीडीए की एक एडवाइजरी जारी हुई है। रक्षा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को फर्जी कॉल से सावधान रहने की यहाँ पर सलाह दी गई है। आप इस बात को समझिए कि कितना ये मामला कितना गंभीर है कि पीसीडीए को खुद सामने आकर इस बारे में बात करनी पड़ रही है। कई लोगों को पीसीडीए अधिकारी बनकर फोन किए जा रहे हैं, यानी बहुत सारे ऐसे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स हैं जिनके पास ऐसे कॉल आते हैं और कहा जाता है कि हम पीसीडीए के अधिकारी हैं, हमसे जानकारी साझा करिए। अब देखिए फर्जी कॉल में पूछा क्या जाता है, यानी क्या क्या जानकारी साझा करने के लिए कहा जाता है। आधार कार्ड का नंबर, स्पर्श लॉगिन आईडी या पासवर्ड, या इसके साथ साथ अगर बात करूं अकाउंट नंबर, पीपीओ पेंशन की जानकारी या ओटीपी, कुछ इस तरीके से ये सारी जानकारी मांगी गई है। तो अगर आपके पास भी कोई फोन आता है तो इसमें से कोई भी जानकारी साझा ना करें। अब बहुत सारी हमारे पेंशनर्स, खासतौर पर हमारी फैमिली पेंशनर्स गांव में रहती हैं, डिपेंडेंट गांव में रहते हैं, तो ऐसी सारी जानकारियां उनके पास नहीं होती हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जब आपकी पेंशन चालू होती है, पीसीडीएस पर्स आपको पेंशन दे रहा है, किस आधार पर दे रहा है? पीपीओ के आधार पर दे रहा है। आपका सारा विवरण उनके पास है। अगर बैंक आधार कार्ड भी आपका अगर मिसमैच होता है, नाम भी मिसमैच होता है, तो पीसीडीएस पर्स जो है आपका पेंशन भी क्रेडिट नहीं कर रहा। तो ऐसे में क्या उनके पास आपका पान कार्ड का नंबर, आपका आधार कार्ड का नंबर, आपका पीपीओ का नंबर, अकाउंट नंबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। पीसीडीएस पर्स को हमारी ऐसी किसी भी जानकारी की जरूरत नहीं है। तो इस बात को आप भी याद रखिए, आपके आसपास जो भी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स खास तौर पर है, उनको भी इसके बारे में जरूर से बताइएगा। देखिए अब पीसीडीए ने इसको लेकर क्या स्पष्ट किया है। कोई भी व्यक्ति पैसे लेकर पेंशन का काम कराने का दावा करे तो उस पर आपको भरोसा नहीं करना है। यहाँ पीसीडीए खुद कह रहा है कि कोई व्यक्ति अगर आपसे कहता है कि हमें इतने पैसे दे देना, हम आपका पेंशन का काम करा देंगे, नहीं भरोसा करना। और देखिए कई बार जब मुझे कमेंट्स आते हैं ना, कुछ पेंशनर्स होंगे, डिपेंडेंट होंगे, वो ये लिखते हैं कि बार बार सीपी ग्राम के नंबर या सीपी ग्राम के बारे में बात क्यों करते हैं। क्योंकि सीपी ग्राम की वजह से लाखों लाखों परिवार का काम घर बैठे हो रहा है और आज ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सीपी ग्राम के टोल फ्री नंबर अपने पास लिख कर रखें, ताकि जब हमें जरूरत पड़े हम उसका यूज कर पाए, हम किसी और को दे सकते हैं, ताकि औरों की परेशानी भी कम हो। इसीलिए सीपी ग्राम की जानकारी बेहद ही जरूरी हो जाती है। अब देखिए रियलिटी क्या है। पीसीडीए पेंशन कह रहे हैं कि पीसीडीए ने किसी भी एजेंट या निजी व्यक्ति को अधिकृत नहीं किया गया है। और यहाँ पर सिर्फ ये फोन कॉल्स की बात नहीं है,
सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपको मैसेज आए होंगे, ऐसी जानकारियां शेयर हुई होगी, किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। अब असली फोन नंबर कौन सा है? अब आप कहेंगे कि आपने तो ये प्रॉब्लम्स के बारे में बात की, आपने बात की कि कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, हमें मैसेज से बचना है, पर अगर हमें समस्या होगी तो हम कैसे करें, संपर्क करेंगे पीसीडीए से। सबसे पहली बात, पुराने से पुराने किसी एरियर का पैसा नहीं मिला है, एसीपी एमएससीपी को लेकर परेशानी है, बेसिक सही नहीं आ रही है, अगर महंगाई भत्तों में रिवीजन हो रहा है, केंद्र सरकार उसकी घोषणा कर देती है और आपको उस बढ़े हुए महंगाई भत्तों का लाभ नहीं मिला, गलती से हो जाता है कई बार बैंक से, ऐसी सारी समस्याओं के लिए आपको सबसे पहले सीपी ग्राम पर कॉल करना है। 1800111960 इस पर कॉल कर कर कंप्लेन दर्ज करा दीजिए और आराम से बैठ जाइए। नहीं तो फिर अब देखिए, आधिकारिक कॉल नंबर यानी जिस नंबर से फोन आता है उसकी बात कर रही हूँ कि पीसीडीए खुद बता रहे हैं कि किस नंबर से फोन कर सकते हैं। 053228000154 ये नंबर बता रहे हैं। फिर भी अगर किसी भी नंबर से फोन आए, ये जानकारी देनी ही नहीं है। क्या करना है उसके बारे में आगे बात करती हूँ। अब पीसीडीए का टोल फ्री नंबर क्या है ये भी अपने पास लिख कर रख लीजिए, हालांकि मैं वीडियो में शेयर करती रहती हूँ। 1800180532 ये टोल फ्री नंबर है, जिस नंबर पे कॉल करके पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स बात कर सकते हैं। लेकिन इस नंबर पे आप फोन करेंगे तो जानकारी आपको किस नंबर से मिलेगी? जो आपका नंबर रजिस्टर है। अगर किसी दूसरे नंबर से फोन करेंगे तो वहां जो बंदे बैठे हैं आपको जानकारी नहीं देंगे। चलिए, अब व्हाट्सएप को लेकर भी ये बड़ी जानकारी आई है। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी खबरें फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल नंबरों और संदेशों पर आपको भरोसा नहीं करना है। हाल फिलहाल के दिनों में ऐसी जानकारी बहुत बढ़ गई है, ऐसे मामले बहुत बढ़ गए हैं, इसीलिए पीसीडीए को आगे आकर ये बात बतानी पड़ रही है। पीसीडीए स्पर्श कोई आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप सेवा नहीं चलाता है। पीसीडीए का कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, कोई व्हाट्सएप की सेवा नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ऐसी कॉल आए तो आपको क्या करना है? कॉल आने पर आपको क्या करना है? ओटीपी, बैंक या आधार नंबर आपको बिल्कुल नहीं बताने हैं। कॉल को तुरंत काट देना है। फोन करके आपको कोई कहता है कि पीसीडीए का अधिकारी बोल रहा हूं, आधार कार्ड का नंबर दीजिए, पीपीओ का नंबर दीजिए, नहीं तो आपकी पेंशन रुक जाएगी या लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं है, डरना नहीं है, फोन को काट देना है। केवल आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर यानी 1800180532 पर आपको इसकी शिकायत करनी है कि मेरे पास ऐसा एक कॉल आया है। ये शिकायत आपको दर्ज करा देनी है। देखिए, ये जानकारी अपने साथी पेंशनर्स तक जरूर से पहुंचाइएगा। अंतिम संदेश क्या है? हमारा सुरक्षा कवच क्या है? तो रक्षा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स किसी भी लालच या डराने वाली कॉल में ना आए और सतर्क रहें। ओटीपी नहीं देना है। और सबसे जरूरी बात कि इस बात को अपने सभी साथी तक, पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स तक पहुंचाइएगा, ताकि किसी को भी पैसों का नुकसान ना उठाना पड़े। एक परिवार होने के नाते हमारा सभी का ये फर्ज है कि हमारे सभी भाइयों को सही सही जानकारी जरूर दें। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और इसी के साथ कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा कि ये सारी जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।